हेलो स्टूडेंट। हम लोग स्फीयर पे स्टडी कर रहे थे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक जो समतल है, एक जो प्लेन है, वो स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता है। एक प्लेन है जो एक फिक्स पॉइंट ए बी सी से पास होता है। अगर वो प्लेन ए बी सी से पास होता है तो मतलब उसको सेटिस्फाइड करता है। तो इस बात को हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ए बी सी से पास होता है। आगे दूसरी बात हमें कही गई है कि ये जो प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को एबीसी पर कट करता है। प्लेन जो है हमें दिया हुआ यहाँ पर कि प्लेन जो है वो एबीसी पर कट करता है। अब प्लेन अगर एबीसी पर कट करता है और किसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो हम लोग देख सकते हैं, मैंने डायग्राम पहले ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ कि जो प्लेन है हमारे पास एबीसी वो ए बी और सी पर कट कर रहा है। ए और बी सी और पे अगर कट करता है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर हम लोग अच्छे से जानते हैं, इसे कोऑर्डिनेट हम लोग दे सकते हैं। अब पहले हम लोग इसे कोऑर्डिनेट ए कोमा जीरो बताते थे, जीरो कोमा बी कोमा जीरो और जीरो जीरो कोमा सी बताते थे। तो यहाँ हम लोग ए बी सी को काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में हमें खुद ने यहाँ पर ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी उन्होंने यूज किया हुआ है, तो हमें ए बी सी के अलावा कुछ और यूज करना होगा। राइट, तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्लेन है हमारा, ये प्लेन ए बी सी पर कट करता है। तो जहाँ ये कट कर रहा है वहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा जीरो जीरो मान लेते हैं, और वाई एक्सिस पर अगर बी पे कट कर रहा है तो इसको जीरो कोमा बीटा कोमा जीरो मान लेते हैं, और इसको जीरो जीरो कोमा गामा हम मान लेते हैं। ठीक, तो ऐसा हम लोग यहाँ पर लेकर के चलेंगे। अच्छा ठीक है, एबीसी पे कट करने के बाद हमें कहा गया है कि हमें यहाँ पर ये यहाँ पर प्रूव करना है कि जो स्फेयर है ओ ए बी सी, तो उसका जो सेंटर है उस सेंटर का लोकस हमें इस प्रकार से मिलेगा। तो वही काम करेंगे हम लोग। स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर एफ जी एच ले लेंगे, एफ जी एच को आगे जाकर के एक्स वाई जेड में रिप्लेस कर देंगे। काम हमारा क्या होगा कि जो एफ जी एच हमने लिया है यहाँ पर, उसमें हमें एक रिलेशन डेवलप करना होगा। राइट, तो चलो बढ़ाते हैं इसको आगे, देखते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग यहाँ पर जो प्रूव करवाया जा रहा है वो हम लोग मेंशन कर लेते हैं। शो दैट हमें यहाँ पर प्रूव करना है a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वस टू 2। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा प्लेन ए बी सी पर कट करता है, तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास अल्फा कोमा जीरो हो जाएंगे। ये हमने हमारी तरफ से मान लिए हैं कि इसके कोऑर्डिनेट बीटा कोमा जीरो हो जाएंगे, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास जीरो कोमा गामा गामा हमारे पास हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा। करेक्ट, अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट हमने इसके मान लिए हैं। तो ध्यान दीजिए, हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारे पास जो प्लेन है, अब आपको ये बताया गया है कि ये जो प्लेन है वो ए कोमा बी कोमा सी पॉइंट से पास होता है। तो अगर हमारे पास ये प्लेन ए बी सी से पास होता है तो मुझे इस प्लेन की एक इक्वेशन पहले तो लिखनी होगी, और फिर उसको ए बी सी से मुझे यहाँ पर पास करना होगा, मतलब सेटिस्फाइड करना होगा। तो अगर मुझे इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ पर बड़ा आसान रूप हम लोगों को यहाँ नजर आ रहा है, बड़ी सिंपल फॉर्म हमें इस प्लेन की यहाँ पर नजर आ रही है। ध्यान दीजिए कि ये प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को अल्फा जीरो जीरो पे कट करता है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस पर अल्फा इंटरसेप्ट कट करता है, और वाई एक्सिस पर बीटा इंटरसेप्ट कट करता है, और ये जेड एक्सिस पर हमारे पास गामा इंटरसेप्ट कट करेगा। राइट, तो अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर अल्फा बीटा कट करता है इंटरसेप्ट, तो हम उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं। राइट, तो हम इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे। तो चलो सबसे पहले इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं लेट, यहाँ जो कैपिटल ए है वो हमारे पास यहाँ अल्फा कोमा जीरो, जो बी है वो जीरो कोमा बीटा कोमा जीरो, एंड जो हमारे पास सी है वो जीरो कोमा गामा हमने यहाँ ले लिया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा हमारे पास होगा प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड रूप में समतल की समीकरण।
समतल की समीकरण हम यहाँ लिखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हमारे पास बनेगी x अपॉन इंटरसेप्ट अल्फा है वहां, तो अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल्स टू 1। यही होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। ये हमारे प्लेन की होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब हमें क्या कहा है कि ये जो प्लेन है वो ABC से पास होता है, तो हम इसको पास करवा देंगे कि ये हमारे पास A, B और C से पास होता है। अगर ये पास होता है तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी A अपॉन अल्फा प्लस B अपॉन बीटा प्लस C अपॉन गामा इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ऐसा हो गया हमारे पास वर्क। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या कहा गया था कि जो इसके द्वारा जो काटे गए इंटरसेप्ट हैं यानी कि ABC जो पॉइंट है, तो ABC से और O से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो मैंने आपको कहा कि देखो, एक तो 2D अगर आप देखोगे तो 2D डायग्राम में हमें ये जो O है वो प्लेन पर नजर आ रहा है ना। ये O पॉइंट हम लोगों को ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे ये पॉइंट जो है वो प्लेन हमारा ABC जो है हमारा, उस पर ये रखा हुआ है, उस पर ये पास हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्लेन ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट उस प्लेन के बैक साइड में है, पीछे है। कैसे है वो भी मैंने आपको बताया था, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए जरा कि यहाँ पर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मेरे पास ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, करेक्ट। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास, इसके अंदर हमने ये जहाँ मिल रहे हैं एक दूसरे से, वो ओरिजिन हो गया हमारे पास और ये हमारा प्लेन हो गया। इस प्लेन को ये इस तरह से ए बी और सी को ये कट कर रहा है। जब ये कट करेगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो बीच में ये प्लेन के बिल्कुल बैक साइड में हमारे पास ओरिजिन यहाँ दिखेगा। तो 2D में हमें ऐसा नजर आ रहा है कि 2D में तो ये प्लेन पर ही प्रेजेंट है, जबकि ऐसा नहीं है, ये बैक साइड में है। चलो बढ़ाते हैं आगे से। तो चलिए ठीक है, तो ABC से पास होने इक्वेशन हमने डायरेक्टली याद कर रखी है, पता है आप लोगों को। बस अब यहाँ ABC की जगह अल्फा बीटा गामा हम बोलेंगे। तो स्फीयर की इक्वेशन हम यहाँ लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, कौन सा स्फीयर, OABC, OABC गोले की समीकरण। तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं, वो बनेगी हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, ध्यान आया आपको, ax की जगह अल्फा x माइनस बीटा y माइनस गामा z इक्वल्स टू द 0, राइट। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया स्फीयर की इक्वेशन। ठीक, अब यहां हमें और क्या कहा है, हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा था, ध्यान दीजिए। हमें इस क्वेश्चन में कहा था कि जो स्फीयर है ना आपका, उस स्फीयर के सेंटर का लोकस हमें निकालना है। ठीक, तो हम यहां से अगर इसका सेंटर निकालें तो सेंटर हम लोगों को यहां पर मिलेगा अल्फा डिवाइड बाई 2, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव, y के कोफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव और z के कोफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव। तो हमारे पास इस जो स्फीयर के जो सेंटर हैं वो इस प्रकार से मिलेंगे। हमें इसका लोकस निकालना है, लोकस निकालना है तो हम इसको FGH ले लेंगे। तो f की वैल्यू हमारे पास अल्फा डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, g की वैल्यू हमारे पास बीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। इस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ बता सकते हैं, लेट सेंटर ऑफ स्फीयर FGH, ये हम जो लोकस ले रहे हैं, देन तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो f है हमारा, वो f तो हो जाएगा अल्फा डिवाइड बाई 2, जिसे हम लोग लिख सकते हैं कि जो अल्फा है वो 2f हो जाएगा हमारे पास। ठीक, f के बाद g हमारे पास आ जाएगा, g होगा बीटा डिवाइड बाई 2, जिसे हम लोग लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू 2g, और ये h जो है वो हो जाएगा गामा डिवाइड बाई 2, मतलब जो गामा है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2h। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज कुछ यहाँ आ जाएंगी। अब मैंने आपको कहा है कि हमें क्या काम करना है, हमें काम करना है कि अल्फा बीटा जो गामा हमने हमारी तरफ से जो लिए हैं इनको हेल्प लेने के लिए, तो एक तो ये एलिमिनेट होने चाहिए, यहाँ से विलोपित होनी चाहिए, हटने चाहिए। और दूसरी बात जो FGH है हमारा, वो FGH लोकस है, तो FGH के अंदर रिलेशन बनना चाहिए। अल्फा बीटा गामा हटने चाहिए, FGH में रिलेशन बनना चाहिए। तो इनको वर्क करवाने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, देखो जरा, कुछ इक्वेशंस वगैरह हमें ऐसी मिल जाए, देख सकते हैं हम लोग। ओके, देखो जरा, आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ABC तो गिवन है, अल्फा बीटा गामा हमने हमारी तरफ से लिया था। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो FGH के अंदर रिलेशन आ जाएगा।
राइट। तो एफजी के अंदर रिलेशन लेने के लिए चलते हैं और हम यहाँ पर बता पाएंगे आगे कि इन्हें हम लोग फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, और फर्स्ट में पुट करेंगे तो a अपॉन 2f प्लस b अपॉन 2g प्लस c अपॉन 2h एंड इक्वल टू द 1, राइट। तो आप यहां पर f को x से और g को y से, ठीक, और h को z से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल इस तरह का रिलेशन डेवलप हो जाएगा जो हमें प्रूव करवाया जा रहा है। हम आसानी से कह सकते हैं ये बन गया है a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इक्वल्स टू 2। ओके, तो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जब हम लोग ले रहे हैं इन क्वेश्चन को और चलते जा रहे हैं तो इनमें हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। आप लोगों को अपने कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ते चले जाइए और आप उसको ड्रॉ करते जाएं, उसको आप लोग कंप्लीट करते जाएं, आप उसकी राइटिंग करते जाएं, आप उनको मेंशन करते चले जाएं। आपके पास पूरे सिंपल तरीके से उसका जवाब मिल जाएगा, उसका प्रूफ मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो और भी क्वेश्चन लेते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर हमारे पास एक बात कही गई है टेट्राहेड्रॉन को लेकर के, टेट्राहेड्रॉन चतुष्फलक। तो जैसे नाम से पहचानने में आ रहा है आप लोगों के पास कि चतुष्फलक मतलब इसके 4 फलक होंगे। चतुष्फलक 4 फलक, 4 फलक किस तरीके से, किस तरह की आकृति होती है चतुष्फलक की, हम यहाँ देख सकते हैं। चतुष्फलक के लिए हम अगर डायग्राम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये चतुष्फलक देखने को मिलता है। देखिए यहाँ हमारे पास कोई भी हम यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि ये A है, B है, C है और ये D है, राइट। अब इसमें हमारे पास जो ये मैंने शेडो दिया है ये इसका बेस है, ये यहाँ इसका बेस हो गया है। और जो ऊपर है तो 4 फलक 4 फेस से मिलकर के बन रहा है, 4 फलक इसमें है। तो नीचे तो एक फलक हो गया है, नीचे ये इसका बेस हो गया है, और बाकी के जो 3 फलक हैं वो ऊपर की तरफ एक दूसरे से अटैच्ड होकर के सेट हैं, राइट। इसे मैं आप लोगों को डायग्राम या ये कहिए कि इसे मैं आप लोगों को मार्कर की मदद से भी मैं आप लोगों को 3D शेप समझा सकता हूँ। देखिए आप लोग कि ये जो टेट्राहेड्रॉन है ये किस तरह का शेप है। देखिए देखिए आप देख पा रहे होंगे इसे, ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ इसे अगर हम देखेंगे तो देखो ये स्टार्टिंग का तो ये फर्स्ट आपके सामने जो है वो फर्स्ट फेस हो गया, यहाँ हमारे पास दूसरा ये सेकंड फेस हो गया, और हमारे पास जो पीछे की तरफ है इसका थर्ड फेस हो गया पीछे की तरफ। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो यहाँ हो गए, और नीचे का जो बेस है इसका वो इसका फोर्थ फेस हो गया। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रॉन हो गया। अब हमें ये जो टेट्राहेड्रॉन है इसमें हमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें कहा गया है यहाँ पर कि टेट्राहेड्रॉन के जो वर्टिसेज हैं उससे पास होने वाला हमें स्फीयर जो है उसकी इक्वेशन चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रॉन है इसमें हमारे पास 4 इसके वर्टिसेस, 4 मुझे शीर्ष मिलेंगे, 4 शीर्ष मुझे मिलेंगे। अगर आप देखोगे तो एक तो ऊपर ही ऊपर पहला शीर्ष, दूसरा, तीसरा और चौथा, राइट, करेक्ट। तो हमारे पास ऐसे 4 शीर्ष मिलेंगे। तो यहाँ पर जो 4 शीर्ष मिलेंगे, जो 4 वर्टिसेस मिलेंगे, तो इनसे पास होने वाला स्फीयर मुझे चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि जो स्फीयर की इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास UVWD, राइट, UVWD, इन 4 मानों की हमें आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के हम स्फीयर की इक्वेशन लिख पाते हैं। इन 4 मानों के लिए आप लोगों को 4 शर्तें दी हुई होती हैं, 4 कंडीशन आप लोगों को दी हुई होती है, जैसे हम लोगों ने पिछले जो क्वेश्चन है उनमें भी देखा। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि यहाँ हमारे पास इस चतुष्फलक में 4 हमारे पास शीर्ष हैं, 4 वर्टिसेस हैं। तो हमें इन चारों से पास होने वाले, तो मतलब ये हुआ कि हमें इन चारों शीर्षों के निर्देशांक हमें पता कर लेने चाहिए। तो इन निर्देशांकों को हम स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि वो चारों जो बिंदु हैं वो स्फीयर पर प्रेजेंट होंगे, स्फीयर के समतल, स्फीयर के सरफेस पर वो प्रेजेंट होंगे, इसलिए वो चारों बिंदु स्फीयर को सेटिस्फाइड करेंगे। ओके, तो ये चारों बिंदुओं को हम लोगों को फाइंड कर लेना चाहिए। अब इन चारों बिंदुओं को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ऊपर ही ऊपर वाले
बिंदु की बात करता हूँ, शीर्ष की बात करता हूँ, तो ऊपर वाला जो शीर्ष है, ये 3 फेस जो है, जो हमारे पास 3 फेस है, नीचे वाला तो बेस है, तो बेस को छोड़ करके हम देख सकते हैं कि जो 3 फेस है उन 3 फेस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट। 3 फेस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि चौथा जो फेस है वो तो नीचे की तरफ है और नीचे वो बेस है, वो इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है। इंटरसेक्शन में 3 हमारे पास फेस आ रहे हैं, राइट। तो मैं ऊपर वाला अगर मैं शीर्ष निकालता हूं तो वो किन्हीं 3 फेस का इंटरसेक्शन है। अगर मैं यहां पर दूसरा शीर्ष निकालता हूं, दूसरा वर्टिसेस निकालता हूं, तो वो नीचे वाला फेस यानी कि बेस वाला और ये जो स्टार्टिंग के 2 हैं वो उनका, पीछे वाला आएगा नहीं, ये स्टार्टिंग के 2 जो हैं, स्टार्टिंग के 2 फेस और नीचे वाला, इनका इंटरसेक्शन है। तो अगर आप यहां पर हर बिंदुओं को देखेंगे, हर शीर्ष को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं 3 फेस के इंटरसेक्शन पॉइंट है। 3 फेस के इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे ऊपर वाला था वो नीचे वाला उसके लिए फ्री था, नीचे वाला इंटरसेक्शन पार्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए बाकी के 3 जो होते हैं वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर वर्क ये करेंगे कि आप अगर देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में हमें यहाँ पर जो फेसेस है हमारे टेट्राहेड्रॉन के, उन फेसेस की इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है। तो हम इनमें से 3 इक्वेशनों को लेकर के हम उनके शीर्ष पता करेंगे, वर्टिसेस पता करेंगे। तो 3 इक्वेशन को लेके, 3 फेस को लेकर के हम उनको इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट आपको करना आता है, इंटरसेक्ट मैथमेटिक्स में किस तरह से लिया जाता है वो भी आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर किन्हीं भी इक्वेशनों को, 2 इक्वेशनों को सोल्व करते हैं तो 2 इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाता है। 3 इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो 3 इक्वेशनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 इक्वेशनों को लेकर के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उसके लिए तो चलिए हम 3 इक्वेशनों को लेकर के सबसे पहले यहाँ पर वर्टिसेस निकाल लेते हैं। तो देखो, सॉल्विंग इक्वेशन, तो जब हम लोग इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम यहाँ लेते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को जब हम सोल्व करते हैं तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ आएगा, आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट ले ली, सेकंड ले ली और थर्ड ले ली। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सोल्व करें तो इक्वेशन को सोल्व करने का काम सारा आप लोग रफ में करिएगा, आप तो डायरेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में हम लोगों को उनको इंटरसेक्शन पॉइंट बताने, ये नहीं बताना कि आप लोगों ने 2 इक्वेशन को सोल्व कैसे किया, राइट। वो तो स्कूल लेवल का काम हो गया हमारा। डायरेक्टली हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, इक्वेशन को सोल्व करने के बाद पॉइंट क्या रेडी हुए। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है, मैं इनको बता सकता हूँ आप लोगों को। देखो, फर्स्ट से हम लोग z/c की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी माइनस का y/b, करेक्ट। और इसको हम जाकर के डाल देते हैं सेकंड में, तो पुट इन सेकंड में हम इसको पुट करेंगे तो हम यहाँ पर मिलेगा माइनस का y/b और यहाँ से x/a, मतलब x/a यहाँ रख दो एंड इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया तो ये इक्वेशन हमें मिली, राइट। इक्वेशन नंबर थर्ड पर आ जाओ। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास है x/a प्लस y/b इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों को हम लोगों को सोल्व करना है, इनको सोल्व करना है, तो दोनों को सोल्व करेंगे हम जब, तो देखो y/b की वैल्यू को जब यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक, y/b निकाल लो आप, y/b की वैल्यू x/a आएगी, x/a को यहाँ पर पुट कर दो, तो x/a मिलकर के 2x/a होगा, जिससे हम लोगों को यहाँ पर x की वैल्यू 0 मिलेगी। x की वैल्यू को 0 आप यहाँ पर पुट कर दोगे, तो 0 पुट करने के बाद आपको y की वैल्यू भी यहाँ पर 0 मिलेगी। किसी भी एक में पुट कर दीजिए, x 0 मिल गया, y 0 मिल गया। हम यहाँ से y की वैल्यू को उठा करके ऊपर पुट कर देंगे, और ऊपर पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमें z इक्वल टू भी 0 मिल जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को हम सोल्व करेंगे तो हमें 0 0 0 मतलब o हमें ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक, तो फर्स्ट एंड थर्ड से हमने इसको सोल्व किया और हमें यहाँ पर 0 यानी कि ओरिजिन मिला, 0 0 और 0 नाम हमने दिया। ओके, अब हम लोग सोल्व करते हैं बिल्कुल वही, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो और फोर्थ ले लो, 3 इक्वेशन हम यहाँ ले लेते हैं। सेकंड ले लिया, थर्ड ले लिया और फोर्थ ले लिया। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड और फोर्थ अगर आप देखोगे तो देखो जरा, z/c प्लस x/a इस पूरे की वैल्यू ये रहा, करेक्ट।
x अपॉन ए और z अपॉन सी, इस पूरे की इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर 0 है, हम 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा y अपॉन बी इक्वल टू 1। ओके, ये दोनों की वैल्यू 0 हो गई है, y अपॉन बी की वैल्यू 1 हो गई है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू यहाँ हम लोगों को b मिल गई है। ठीक, y की वैल्यू b मिल गई है। इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, और 3 में पुट कर दोगे तो b और b कैंसिल हुआ, 1 बना, 1 को वहां लेकर के गए तो -1 आया, ये a वहां चला जाएगा, तो वहां से हम लोगों को x की वैल्यू माइनस का a मिल जाएगी। ओके, तो y मिल गया, x मिल गया, अब z पता करना है हम लोगों को। तो z पता करने के लिए इक्वेशन सेकंड में आ जाओ, x की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दो, a से a कैंसिल हो गया, -1 बना, -1 को वहां लेकर के जाओ, प्लस का 1 बना, ये c वहां चला जाएगा, तो z की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर c मिल जाएगी। ओके, तो मतलब यहाँ पर हमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है वो है x की वैल्यू मतलब माइनस का a, b और c। ओके, अब हम लोग यहाँ पर थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फोर्थ, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। ठीक, तो इसी को ही आप लोग जब ऐसा करेंगे, जब इसको इंटरसेक्शन निकालेंगे इसका, तो देखो यहाँ पर y अपॉन बी, फर्स्ट इक्वेशन में y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर देखो y अपॉन बी जेड अपॉन सी, राइट, यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, इसको 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करने के बाद x अपॉन ए की वैल्यू 1 आ गई है, मतलब यहाँ से हम लोगों को x की वैल्यू a मिल गई है। ओके, फिर आपको इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देना है। थर्ड में रख दोगे तो a और a कैंसिल हो गया, 1 बना, 1 वहां गया तो -1 हुआ, b उसके पास गया तो माइनस का b हुआ, तो y की वैल्यू माइनस का b आ गई। ठीक, अब y की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो यहाँ पर b और b कैंसिल होने के बाद -1 बना, राइट में गया तो प्लस का 1, c उससे मल्टीपल हुआ तो c, तो z इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर c आ गया। तो b जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ, वो बनेगा हमारे पास a कोमा माइनस b कोमा और c। ठीक, अब हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को हम ले लेते हैं, तो हम आसानी से यहाँ देख पा रहे हैं। देखो जरा, यहाँ पर माइनस ए आया स्टार्टिंग में माइनस, स्टार्टिंग में माइनस आया, यहाँ पर माइनस का बी आया सेकंड में, और लास्ट वाले में अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का सी आएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इक्वेशन जो है बिल्कुल सिमेट्रिक है हमारे पास। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन जो है, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये सभी इक्वेशन सिमेट्रिक है, बिल्कुल एक जैसे कंबाइनेशन बन रहे हैं। ठीक, तो जो फर्क था वो हम लोगों ने देख लिया, और ये इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो आपको सीधा यहाँ जो है इंटरसेक्शन पॉइंट बताना होता है, आपको इक्वेशन सोल्व करके इसको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे क्या हुआ। चलिए, तो हमें ये वो 4 पॉइंट मिल गए हैं, ध्यान दीजिए, हमें ये वो 4 पॉइंट मिल गए हैं जिससे स्फीयर, जो हमारा बोला है स्फीयर है, वो पास होता है। तो अब हमें काम क्या करना है, स्फीयर की इक्वेशन में u v w d को पता करने के लिए इन चारों पॉइंट से हम उसको पास कराएंगे और वैल्यू पता करेंगे। एक बात और हमें यहाँ नजर आ रही है कि देखो यहाँ ओरिजिन आया है 0 0 0, तो जब हम इसको पुट करेंगे हमारे स्फीयर की इक्वेशन में, तो वहां से हमारे पास d इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बता दिया था कि हम जब ओरिजिन से पास कराते हैं तो d इक्वल टू 0 बन जाता है। फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखो हमें स्फीयर की इक्वेशन लिखनी है। स्फीयर की इक्वेशन के लिए हम कह सकते हैं यहाँ इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर ओ ए बी सी से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन, तो वो हमारे पास इक्वेशन हम लोगों ने मानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz एन प्लस d इक्वल टू 0। ओके, d इक्वल टू 0। तो आगे बढ़ाते हैं इसे। यहाँ पर जैसे हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पास होता है ये ओरिजिन से, इसको आप इक्वेशन दे दीजिए फिफ्थ, इसको पास करा दो आप ओरिजिन से, और ओरिजिन से जब वो पास होगा तो यहाँ d इक्वल टू 0 बनेगा, राइट। d इक्वल टू 0 पुट कर देंगे वहाँ। इसी तरीके से हम पास करवा देंगे इसको अब कैपिटल A पॉइंट से, मतलब माइनस का a कोमा b कोमा c से। तो इससे हम जब इसको पास कराएंगे, गुजरता है इससे, तो आपको क्या करना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां माइनस a डालना है, y की जगह b डालना है और z की जगह c डालना है। तो हमारे पास ये बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2u a प्लस 2vb प्लस 2wc, और d की वैल्यू 0 हो चुकी है हमारे पास, एन इक्वल टू 0।
ओके, ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाली। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं यहाँ। अब पास करवा देते हैं हम इसको बी पॉइंट से, और बी पॉइंट है हमारे पास a माइनस बी सी। ठीक, इसको पुट करेंगे हम यहाँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2u a माइनस 2vb प्लस 2wc। d 0 हो चुका है, इक्वेशन इक्वल टू 0, इक्वेशन 7। फिर इसे हम लोग पास करवा देंगे यहाँ सी पॉइंट से, a b माइनस का c, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2ua प्लस 2vb माइनस 2wc इन इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 8। ओके, तो हमने जैसे इन 4 पॉइंट से पास करवाया, तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर 4 इक्वेशंस आ गई हैं। हमारे पास ये इस तरह से इक्वेशन आ गई, d0 हो ही चुका है। इन इक्वेशनों को सोल्व करने से u, v और w हम लोगों को फाइंड होगा। तो मैंने आपको कहा था कि कंडीशन जरूर दी जाती है u, v, w, d के लिए फाइंड करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये u, v और जो w है, इनकी इक्वेशन, इनकी वैल्यू को हम पता करते हैं। तो आप यहाँ पर काम क्या करेंगे, देखो जरा, अब इनको सोल्व करना है हम लोगों को इक्वेशनों को, और u, v और w हमें फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो जरा कि अगर हम 6 और 7 को हल करने की कोशिश करें, तो देखो जरा, यहाँ पर जो u है, तो 2ua एक तो माइनस में है, एक प्लस में है, और 2vb एक प्लस में है, एक माइनस में है, और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी सेम सेम है। तो अगर हम इन 6 और 7 दो इक्वेशनों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी सारी की सारी। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2wc और 2wc हमारे पास बचेगा। हाँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी ये ऐड करने से जुड़ जाएंगे हमारे पास। केवल कैंसिल कौन सा होगा, प्लस का और माइनस का, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, v वाला भी प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारे पास ऐड करने से जुड़ जाएगा। तो 4wc और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का दुगना पार्ट ये हमें मिलेगा यहाँ। तो 6 और 7 को हम लोगों को ऐड कर देना चाहिए। उसी तरीके से 7 और 8 को देखो, आप 7 और 8 को देखोगे तो v वाला पार्ट एक माइनस में, v वाला पार्ट एक प्लस में, w वाला पार्ट एक प्लस में, w वाला पार्ट एक माइनस में। तो दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ेंगे तो v और w यहाँ से हट जाएंगे और हमें u की वैल्यू यहाँ से दुगनी होकर के प्राप्त होगी। तो चलो ये वर्किंग करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ये वर्किंग जब हम लोग करते हैं तो यहाँ 6 इक्वेशन 6 और 6 प्लस 7 को हम लोग ऐड करते हैं। 6 और 7 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा द ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दोनों पार्ट ऐड करने से जुड़ गए हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और हमें यहाँ पर प्लस 4wc इक्वल टू 0 मिला। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, तो देखो ये 2 जो है यहाँ पर भी, ये 2 को कैंसिल आउट करके हटा देंगे हम लोग, और हमारे पास यहाँ पर 2w की वैल्यू मिल जाएगी माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड अपॉन यहाँ पर c। ओके, देख पा रहे हैं हम लोग, ये कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा का पूरा वहां चला गया। तो 2w की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन माइनस c। 2w हमने इसलिए निकाला ताकि जब हमारी जो इक्वेशन है उसमें सीधा 2w की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, तो 2w हमें मिल गया है यहाँ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पर 7 को और यहाँ 8 को ऐड कर देते हैं। 7 और 8 हम ऐड कर देंगे, इनको भी हम लोग ऐड करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, और u v w v और w वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो u वाला जो पार्ट है वो दुगना हो जाएगा हमारे पास। तो ये देखो जरा, इनको दुगना होकर के लिखेंगे, बिल्कुल वर्किंग ऐसे हो रही है हमारे पास। इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उसमें भी हमें वही मिलेगा, बस फर्क इतना सा है कि उसमें w आया था और अब हमारे पास इसमें u आएगा। तो मैं इसको सीधा यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर अब ऐड कर देने से मुझे यहाँ पर 2u की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन और यहाँ a, राइट। इसी तरीके से 7 8 के बाद अब मैं यहाँ पर 6 और 8 को ऐड कर दूंगा, 6 प्लस 8 कर देते हैं। तो सिमिलरिटी से हम लोग आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर देखो w है तो c आया,
और ये तो कॉमन पार्ट है हमारे पास, u है तो a आया, ये कॉमन पार्ट है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर v लेंगे तो नीचे की तरफ b आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास बनेगा 2v इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय यहाँ पर b। ओके, तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कि ये इन इक्वेशनों को सोल्व करने से हम लोगों को कंप्लीटली u की, v की, w की और d की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, जो कि प्योर फॉर्म में है। w v पर नहीं, यहाँ पर w u और v की वैल्यू हमें सब कुछ यहाँ पे जो वैल्यू मिली है, अब इनको जाकर के हमें कहाँ पुट करना है, अपने स्फीयर की इक्वेशन में जो हमने ली थी, और हमारी स्फीयर की इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 5। तो हम इसको इसमें पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 5, और 5 में हम जब पुट करेंगे वैल्यूज को तो हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस, अब देखो 2u जो है, 2u की कंप्लीटली पूरी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे तो वो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, और अपॉन ए और इसके साथ x, करेक्ट। फिर माइनस, फिर हम लोग यहाँ पर जब 2v की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी, और यहाँ आ जाएगा y, राइट। और इसी तरीके से हम लोग वहाँ पर 2w पुट करेंगे, d 0 हो चुका है। तो हम क्यों ना एक काम करते हैं यहाँ पर कि ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए है, तो देखो जरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का जो है वो आगे की तीनों टर्म्स में हम लोगों को सेम से मिलेगा। तो क्यों ना हम इसको पहले ही कॉमन निकाल करके रख लें। तो कॉमन निकाल के रखेंगे तो फिर हमारे पास एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी और उधर जेड अपॉन सी यहाँ पर बचेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ कॉमन निकाल करके, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, ठीक, यही बचेगा, देखा हम लोगों ने, एंड इक्वल टू द 0। ये हमने जो इक्वेशन लिखी है ये हमारे स्फीयर की इक्वेशन है। हमारी स्फीयर की इक्वेशन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है या आ चुकी है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी अगर यहाँ तक भी रखते हैं तो हमारा आंसर आ चुका है। स्फीयर की इक्वेशन हम लोगों को मिल चुकी है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको और सिंप्लीफाई सोल्व कर सकता हूँ, तो इसलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है इसको मैं डिवाइड करके भी लिख सकता हूँ। तो इसको डिवाइड अगर हम करेंगे तो फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हम लोगों ने डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, एंड माइनस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा ये टेट्राहेड्रॉन का क्वेश्चन होता है। टेट्राहेड्रॉन में हमने चारों पॉइंटों को प्राप्त करके और फिर हमने स्फीयर की इक्वेशन दी। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। बाकी की जो स्टडी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।